हेलो एवरीवन। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ पीजीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। देखिए, सेक्शंस इसमें कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, जो बेसिकली हम इसके एज अकाउंटेंट हमें पीजीपी का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपने जो आपको पता है कि इनकम टैक्स के लिए आपको जो बुक्स बनाएंगे वो बेहतरीन होना चाहिए। इसके लिए आपको नॉलेज सेक्शन के होने आवश्यक है। तो चलिए, सेक्शन 28 बेसिक ऑफ चार्ज हो गया, 29 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, 30 रेंट टैक्सेस, रिपेयर इंश्योरेंस फॉर बिजनेस, यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनके लिए होता है सेक्शन 30। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ सेक्शंस के बारे में, आप यहाँ ध्यान दें, मेरे साथ फ्लो के साथ आप भी स्टडी करते रहें अपने नोट्स बुक्स पे। सेक्शन 31 repairs of insurance machinery plant furniture used for the business and profession। सेक्शन 32 हो गया डेप्रिसिएशन। 20 AD SSC engage in business of manufacturing production of article things for specific assets। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ 35 रिसर्च के लिए होता है, जो कि आपको जनरली आपके हर इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस से पूरे 37 35 पे नहीं करेंगे, 37 पे करेंगे और 36 पे करेंगे। 36 हो गया अदर अलाउंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। एंड सेक्शन 37 में मिलेगा जनरल डिडक्शंस। 37B एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बारे में बात होगी। 40A ये भी एक्सपेंसेस मिलता है आपको, अगर आपका 20 TDS के में नहीं होते हैं तो। 40A2, 40 मतलब पूरे 40 को हम डिस्कस करेंगे। 2 3 7 9 एंड 43। 43 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 43B वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम 41 को पढ़ेंगे, डीम्ड इनकम क्या होता है। 43A को पढ़ेंगे, चार्ज इन एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ करेंसी चेंजेस इन एक्सचेंज के चार्जेस, नहीं, चार्जेस इन एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ करेंसी, ये होगा। 43 44 48D 48 ये सारे हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये पूरे सेक्शंस आपके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ चार्ज से, कि पीजीपीपी का हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अगर आपका कोई प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है बिजनेस प्रॉफिट से, प्रॉफिट भी हो या लॉस भी हो, कंपेंसेशन रिसीव फॉर मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसी एग्रीमेंट कंट्रैक्ट रिलेटिंग टू एजेंसी फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई एजेंसी है, कोई कंपेंसेशन मिला है मॉडिफिकेशन के लिए, वो भी इसमें टैक्सेबल होगा। इनकम ड्राइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशंस सिमिलर एसोसिएशन एंड स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म इट्स मेंबर्स के लिए, अगर आपने कोई परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे एसोसिएशन बने होते हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होते हैं, तो वो भी यहाँ पे पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट्स प्रायर टू ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम डीपीबी, यहाँ ड्यूटी ड्रॉबैक होता है आपको इंपोर्ट में, ये आपको अगर सेल करते हैं तो भी यहाँ पे पीजीपी में ही टैक्सेबल होगा। एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशंस रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आप पार्टनर हैं तो वहां से कोई भी इंटरेस्ट सैलरी जो भी बोनस आता है वो भी कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीपीपी में ही टैक्सेबल होगा। सैलरी एड में नहीं ले जाइएगा, ये तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा, पीजीपी में। एनी सम रिसीव फ्रॉम नॉट कैरिंग आउट एनी activity in relation to the business professions, not to share a parent copyright trademark etc, तो भी क्या होगा,
वो भी उसी में होगा। सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूडिंग बोनस, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर आपने लिया है उससे कोई आपको सम रिसीव हुआ है तो भी होगा। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव इन ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जैसे आप शेयर बाजार का करते हैं तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अब उसके कंडीशन से है इंट्राडे कर रहे हैं या इक्विटी शेयर मार्केट में है, फ्यूचर में है, उसके बेसिस पे होता है, उसके हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आपको मिलता है वो भी यहाँ पे आएगा। एनी सम रिसीव्ड इन रिसीवेबल इन कैश एंड काइंड अकाउंट ऑफ द असेट्स दैट गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग demolished, discarded, whole expenditure has been allowed under section 35 AD में अगर आपको किसी तरह का कोई अमाउंट रिसीव हुआ है कैश में या काइंड में अदर देन गुडविल, गुडविल को छोड़ते हुए या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो डिमोलिश हुआ है, डिस्कार्ड हुआ है, उसको देखते हुए 35 AD, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप अभी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा एकेडमिक लग रहा है। इसके साथ में एफ एम वी ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैपिटल एसेट्स, आपके पास कोई मार्केट वैल्यू है किसका, इन्वेंट्री का, जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं आप किसमें, कैपिटल एसेट्स में, मतलब आप उसको यूज खुद कर रहे हैं बिजनेस में, तो कैपिटल एसेट्स हो जाएगा, तो उसको भी हम पीजीपीबी में टैक्सेबल होगा। तो ये हम क्या पढ़े, सेक्शन 28 पढ़े हमने, बेसिक ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज ये हो गया। 29 क्या हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। कंप्यूटेशन कैसे निकालेंगे हम, सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 43D के जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ इस पे लिखा हुआ है ये हम करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस, पहले बिजनेस को हम समझें, मीनिंग कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में। यहाँ देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, सॉरी सबसेक्शन 13 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर कंसर्न द नेचर ट्रेड और कॉमर्स एक्सेट्रा। इट इंक्लूड्स ऑल्सो क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, आपका मोटिव क्या, प्रॉफिट लेना। बिजनेस रेंडरिंग एंड सर्विसेज टू अदर्स, दूसरों को आप बिजनेस दे रहे हैं। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन इट सेल्फ, ओन सेल्फ, खुद ही आप बिजनेस करके अपने लिए बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। कमोडिटी परचेज डिटरमाइंस वेदर इट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कमोडिटी परचेज किया है वेदर इट इज इन ट्रेड में है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है, तो भी वो वहाँ पे आपको बिजनेस मैन प्रोफेशन माना जाएगा। वेदर ट्रांजेक्शन इज आइसोलेटेड वन और फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, अगर आपने ट्रांजेक्शन को आइसोलेट कर दिया है एक या बहुत सारे फॉर्म ऑफ पार्ट सीरीज से, ये बहुत ही टेक्निकल है, इसे अभी आप समझने के ज़्यादा नहीं अभी इम्पोर्टेंट आपके लिए। नीड नॉट बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एक्टिविटी ऑफ द एसएससीज, बेसिकली ये नोट्स जो बनाए गए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो इंटरमीडिएट है उसके बेस पे बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी डीप में बनाए गए हैं, तो उतने जितनी आवश्यक है उतना ही हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपको यूजफुल हो। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन तो पता है, प्रोफेशन में क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक नॉलेज के साथ, यहाँ देखिए स्पेसिफिक नॉलेज के साथ अगर कोई है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, लॉयर या फिर जो भी एक्टर हो गए, तो वो सारे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन में आएंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, मर्केंटाइल या कैश बेसिस पे होगा, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। सम बेसिक पॉइंट्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ होगा, बिजनेस रिलेटेड पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं अलाउड होगा। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आर अलाउएबल एक्सपेंसेस होंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड है वो होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर जनरली अलाउएबल, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे वो अलाउ अलाउ किए जाएंगे आपको यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर जनरली नॉट अलाउड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो अलाउ नहीं होगा, केवल आपको डेप्रिसिएशन ही क्लेम कर पाएंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस आर अलाउड, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड होगा। फ्यूचर एंड कंटीजेंट एक्सपेंसेस नहीं अलाउ होगा। रिवेन्यू रिसीप्ट्स आर जनरली टैक्सेबल, कैपिटल रिसीट्स आर जनरली exempt and taxable only if specified. Capital receipts are generally exempted if specified. अब आइए इधर सेक्शन 43(5) स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं, इसका मतलब हो गया विच कंट्रैक्ट ऑफ द फॉर, इट मीन्स ट्रांजेक्शंस इन विच अ कंट्रैक्ट फॉर परचेज सेल ऑफ कमोडिटी
including shares, share stock is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of commodity. Scraps, speculations, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीपीपी। पता है आपको, जो शेयर्स हैं आजकल जनरली शेयर्स तो फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, ये सेटलमेंट डिजिट में होता है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है, तो ये क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में मानेंगे। अब इसमें डिफरेंट व्यू है, वो हम आज अलग से डिस्कस कर लेंगे। फुल इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीपी। कौन से, डिविडेंड्स on shares in which the declared in share is taxable under other sources even if are derived from shares held as a stock in trade, always taxable under foreign income not be taxable। ये taxable नहीं होगा, कहाँ taxable होगा, डिविडेंड अदर सोर्स में। विनिंग फ्रॉम लॉटेज भी अगर आपका एक काम है लेकिन फिर भी ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। बिजनेस लॉसेस क्या है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार लॉसेस भी हो सकते हैं, तो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन ओनली इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाई। क्या कंडीशन हैं, कंडीशन है लॉसेस शुड बी रिवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, लॉसेस शुड नॉट इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों का नहीं होना चाहिए, लॉसेस शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउट, बिजनेस उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं। लॉसेस शुड नॉट बी नोशनल और फिक्टियस लॉसेस नहीं होना चाहिए, एक्चुअल लॉसेस होना चाहिए। इट शुड बी हैव बीन it should have been actually incurred and not merely anticipated to incurred in the futures। ये फ्यूचर बेस पे नहीं होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। और ये लॉसेस आपको जो अगर पीजीपी से जो लॉसेस हैं अदर देन स्पेकुलेशन, तो ये आपको 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी कि 8 साल तक अगर कोई आपको प्रॉफिट होती है तो आप वहाँ से माइनस कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं तो अमेंडमेंट हुआ है किसमें, सेक्शन 43(5) में। In order to provide that the trading in agriculture commodity will also be considered as a non-speculative transaction instead of speculative transactions। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ना को नहीं मानेंगे हम, जो आपका कमोडिटी इन एग्रीकल्चर में आप डील कर रहे हैं। तो पोस्ट सेटलमेंट में ट्रेडिंग इन कल्चर कमोडिटी इज ऑल्सो to be set as from the other non-inclusive business of losses। Further, such losses can now be carried forward for 8 years instead of 4 years। जो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस के से जो लॉसेस होते हैं वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन ये अगर आपका ये अदर देन स्पेकुलेटिव हो गया तो फिर क्या होगा, 8 साल तक आपको, यानी कि 8 सालों तक आपको उसका कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा पीजीपीपी का। अब हम सेक्शन वाइज इस चीज को देखते हैं। चलिए जूम इन करते हैं। सेक्शन 30, सेक्शन 28 पढ़ लिए, सेक्शन 29 पढ़ लिया, अब सेक्शन 30 पढ़िए। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर इज इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग यूज फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन इज अलाउबल एक्सपेंडिचर। सेक्शन 30 में क्या कहता है, रेंट है, रेट्स एंड टैक्सेस जो बिल्डिंग के यूज होते हैं प्रोफेशन के लिए, वो भी यहाँ पे अलाउबल होगा। जैसे आपका फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड, इसको हम डिस्कस करें तो क्या क्या अलाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल रेंट, रिपेयर्स बीइंग इनकर्ड, रिपेयर्स एंड नॉट बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रिपेयर्स क्या होना चाहिए, रैकरिंग नेचर का होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू, अगर आपको कोई लगान दिया है बिल्डिंग का वो भी मिलेगा, लोकल रेट और म्यूनसिपल टैक्स वो मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो बिल्डिंग का दिए हैं तो भी आपको एक्सपेंडिचर के रूप में ये मिलेगा। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 30। आप सेक्शन 31 देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस सेक्शंस के नॉलेज होना आपको बहुत आवश्यक है एज ए अकाउंटेंट, तभी आप इसको बेहतरीन कर पाएंगे। सेक्शन 31, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर है तो वो आपको अलाउएबल होगा। एसेट्स शुड हैव बीन यूज फॉर द एसेसिस ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज हो रहा हो तो ये मिल जाएगा आपको, क्या, रिपेयर इंश्योरेंस का खर्चा। एंड इंश्योरेंस रिपेयर चार्जेस फॉर एसेट व्हिच हैज बीन डिस्कार्डेड नॉट यूज इज नॉट अलाउड एजुकेशन। अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया है और उसका इंश्योरेंस और रिपेयर का चार्जेस अगर है, यानी कि बिजनेस से आपने हटा दिए हैं, तो नहीं मिलेगा। एसेट इज यूज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर देन फुल अमाउंट एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड। एसेट इज यूज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर भी अगर हमने यूज कर लिया तो फुल एक्सपेंसेस आपको मिलेगा। यहाँ कोई बारिफिकेशन नहीं किया जाएगा कितना यूज हुआ कितना नहीं हुआ, अगर आपने यूज किया है पार्ट ऑफ द ईयर तो भी आपको फुल
मिलेगा। करंट रिपेयर्स आर ऑल्सो अलाउेबल, जो आपकी करंट रिपेयर्स मतलब छोटे मोटे जो रिपेयर्स होते रहते हैं वो आपको मिलेगा। रिपेयर्स इंक्लूड्स रिन्यूअल रिनोवेशन बट नॉट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। रिपेयर्स में रिनोवेशन रिन्यूअल होगा, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन मतलब हेवी रिकंस्ट्रक्शन करके आप कोई काम कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। इंश्योरेंस रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी फर्नीचर यूज फॉर बिजनेस पर्पज इज अलाउेबल होगा। रिपेयर एंड प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 31 में होगा। रेंट रिपेयर्स मशीनरी यूजली अलाउेबल अंडर सेक्शन 30। रेंट है, रेंट ऑफ प्लांट मतलब अगर रेंट रिपेयर इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, ये कहाँ होगा? सेक्शन 31 में। रेंट ऑफ प्लांट कहाँ पे होगा और फर्नीचर का रेंट? रिपेयर और इंश्योरेंस कहाँ होगा? 31 में। एंड रेंट ऑफ प्लांट और मशीनरी कहाँ होगा? सेक्शन 37 में। तो इस तरह से हमने सेक्शन 31, 30 और 31 को समझा। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 की बात करते हैं। यहाँ हम देखिए सेक्शन 32 है ये डेप्रिसिएशन की पूरी चर्चा हम डेप्रिसिएशन के यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए नॉमिनल, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। allowable to all SSC, सारे भी SSC को allowable होगा for claiming depreciation must be used for the business and professions। ठीक है। अब एक फ्रेज हम इसको शुरू करेंगे, थोड़ा सा हम इस वीडियो को ब्रेक करके फ्रेश वीडियो बना के फिर हम इसको डालेंगे, क्योंकि ये पूरा लंबा वीडियो चलने वाला है। तो अभी आपने जो देखा पहले हम उसको समरी करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में डेप्रिसिएशन के पूरे हम लेके आएंगे। पहले आपने जो देखा वो देखा कि सेक्शन 30, 28, 29, 30, 31, ये सेक्शंस को आपने देखा। 28 चार्जिंग सेक्शन हो गया। 29 उसमें आपको बता रहा है कि कैसे आपको इन कौन कौन से इनकम उस पर डेफिनेशन में आया है, कौन कौन से इनकम आपको उसमें शामिल किए जाएंगे। 31 में, 30 में आपको रेंट एंड एक्सेस के बारे में बताया कि वो डिडक्टिबल होगा, कब होगा वो बताया गया। एंड सेक्शन 31 में आपको बताया गया कि अगर कोई रिपेयर्स है वो या इस तरह के कोई खर्चे हैं तो भी आपको मिलेगा। अब 32 में हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।